हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब के स्मार्ट क्लासेज में। तो के स्मार्ट क्लासेज में आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम 12th केमिस्ट्री यानी कि 12th केमिस्ट्री की कुछ नियम बताएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि लगभग हर साल ही पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नियम है हमारा हेनरी का नियम। इनकी सीमाएं पढ़ेंगे, वह अनुप्रयोग भी आज पढ़ेंगे हम। तो कॉपी पेंसिल लेके आप ज़रूर बैठें। तो देखिए, हेनरी का नियम, सबसे पहला नियम आता है हेनरी का नियम, जो कि लगभग हर चैप्टर नहीं, हर साल लगभग पूछा जाता है, वो भी 4 से 3 नंबर में। तो देखिए, हेनरी का नियम क्या होता है। हेनरी का नियम, इस नियम के अनुसार जब किसी में पूछा जाए नियम क्या होता है, तो सबसे पहले लिखना हेनरी के नियम में, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी कि यहाँ पे दे रखा है फॉर्मूला M प्रोपोर्शनल P। जहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हट जाएगा तो हम वहाँ पे कोई स्थिरांक वैल्यू लगाते हैं, यानी कि K। ठीक है, जहाँ M घुली हुई गैस की मात्रा होती है, P गैस का दाब होता है और K हेनरी नियतांक होता है। ठीक है, तो आप चित्र के माध्यम से इसे समझ सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे चित्र बना लिया है और इसमें O2 गैस प्रभावित करती है। जैसे ही हमारी O2 गैस प्रभावित होगी तो इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, स्थिरांक ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता, यानी कि ये स्थिर ताप पर यानी कि अधिक ताप पर गैस को द्रव्य विलेयता यानी कि प्रभावित कर देगी। तो यही हमारा हेनरी का नियम है। ठीक है, उम्मीद रखता हूँ ये पहला नियम आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। तो देखिए, आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है। आगे देखिए, हेनरी के नियम की सीमाएं। हम इनकी सीमा भी पढ़ेंगे। इनकी सीमाएं क्या होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, पहली सीमाएं तनु विलयन पर लागू होता है, ये तनु विलयन पर लागू रहता है। दूसरा है निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है, यानी निम्न दाब व उच्च ताप पर भी यह कार्य करता है। तीसरा है उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक के क्रिया नहीं करते, मतलब जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं उन पर वो ये लागू रहता है। यही हेनरी के नियम की सीमा है, जो कि पूछी भी जाती हैं नियम के साथ साथ। उम्मीद रखता हूँ आपको नियम की सीमाएं पता चल गई होंगी, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए, अब आया है अनुप्रयोग। हेनरी के नियम की सीमाएं हो गई, अब देखते हैं अनुप्रयोग। अनुप्रयोग क्या होता है। नंबर 1, गोताखोर द्वारा। अनुप्रयोग में लिखेंगे आप गोताखोर द्वारा। दूसरा शीतल पेय पदार्थ, और तीसरा होता है फेफड़ों की क्रियाविधि। इन तीनों को आप लिखकर आ सकते हो अगर पूछता है तो। जब तक पूछेगा नहीं, जब तक आप बोर्ड में लिखेंगे नहीं। अगर उसमें पूछता है तो आप तभी लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद रखता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे देखिए, अगला आता हमारा राउल्ट का नियम, वो उसकी सीमाएं बताइए। तो पहला नियम आपका हो गया। अब दूसरा आता है राउल्ट का नियम। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सभी नियम इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ आप सभी से फिर दोबारा कह रहा हूँ, इन्हें एक बार कर लीजिएगा। राउल्ट का नियम, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाव के बराबर होता है। एक बार फिर से देखिए, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय यानी कि अवाष्पशील विलेय जब मिलाते हैं
तो उसे मिलाने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रवाह के बराबर होता है। उम्मीद रखता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला इसका पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो यही राउल्ट का नियम है पूरा। सरल, बहुत सरल शब्दों में लिखा है, तो आप इसे कर लो, ठीक है। इससे सरल आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो यही हमारा राउल्ट का नियम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए तनु विलयन एन प्लस कैपिटल एन बराबर कैपिटल एन, ये तनु विलयन हो गया, ठीक है। अब देखिए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर ये हो जाएगा एन अपॉन एन, यानी कि स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। आप इसे भी लिख सकते हो, ठीक है, एक ही बात है। आप इसे भी लिख सकते हो या फिर इसे भी लिख सकते हो। अगला आता देखिए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर, ये स्मॉल एन है ऊपर और ये कैपिटल एन है, तो यहाँ पे हो जाएगा डब्लू अपॉन स्मॉल एम, या आप इसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे और सॉल्व कर लेता हूँ मैं, इनटू इसका गुणांक हो जाएगा कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्लू। ये थोड़ा कठिन सा लग रहा है, लेकिन आप इसे ही पहले वाले फॉर्मूले को आप कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद रखता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। इसकी सीमाएं क्या हो जाएंगी? देखिए राउल्ट के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं आपने पढ़ ली। अब राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या होंगी? नंबर 1, यह तनु विलयन पर लागू होता है। यह तनु विलयन पर लागू होता है, हमने बता दिया था, आपको सिद्ध कर दिया था। और दूसरा होता है यह वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है, ठीक है। दूसरा वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। और तीसरा है यह विद्युत अपघटय के विलयन पर लागू नहीं होता है, यानी कि ये इन दोनों पर लागू रहता है, लेकिन विद्युत अपघटय के विलयन पर यह लागू नहीं होता है। जो विद्युत अपघटय के विलयन पर लागू नहीं होता है उसे ही राउल्ट का नियम कहते हैं। उम्मीद रखता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला नियम आता है कोलराउस के नियम को परिभाषित कीजिए और इसका अनुप्रयोग भी लिखिए। यानी कोलराउस का नियम लिखना है। तो कोलराउस का नियम होता क्या है? ये तीसरा नियम है कोलराउस का नियम। ये थोड़ा ना गड़बड़ सा होता है, इसे आप सिंपल भाषा में समझिए। कोलराउस का नियम क्या होता है इसे परिभाषित करके दिखाएंगे, बिल्कुल आसानी से समझना, बारीक बारीक से। देखिए क्या होता है कोलराउस का नियम। इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघटय की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। नीचे फॉर्मूला लिख रहा है, इस माध्यम से आप समझ सकते हो। इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर, ये जो लैम्डा का सा चिन्ह बना है इसके ऊपर अनंत का चिन्ह लगा हुआ है, तो यही से ही अनंत तनुता बोलते हैं। किसी अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघटय की मोलर चालकता की विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो इसका यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा अनंत तनुता लैम्डा एम NaCl बराबर अनंत तनुता लैम्डा एम Na प्लस
लैम्ब्डा अनंत तनुता एम एम सी एल माइनस। ये आपका कोलराउस का नियम हो गया। अब देखिए आगे देखते हैं अनुप्रयोग। कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग देखेंगे। सबसे पहला अनुप्रयोग है वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। वियोजन की कोटि ज्ञात करने में देखिए किसी सांद्रता पर विद्युत अपघटय की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघटय की मोलर चालकता के अनुपात की वियोजन की कोटि कहते हैं। अनंत तनुता आप समझिए होंगे, जो कि लैम्ब्डा की घात होती है अनंत तनुता। तो यहाँ वियोजन की मात्रा यानी कोटि बराबर लैम्ब्डा सी, इसे लैम्ब्डा भी पढ़ सकते हैं, कोण भी पढ़ सकते हैं, कोण सी एम अपॉन कोण अनंत तनुता एम। ये हो जाएगी वियोजन की मात्रा या कोटि। ठीक है, लेकिन ये अनंत तनुता सी एम क्या होता है? किसी सांद्रता सी पर विद्युत अपघटय की मोलर चालकता, ये होती है किसी सांद्रता पर विद्युत अपघटय की मोलर चालकता। अगला है अनंत तनुता अनंत एम, अनंत तनुता पर विद्युत अपघटय की मोलर चालकता। उम्मीद रखता हूँ वियोजन की कोटि ज्ञात करने की विधि भी आप समझ गए होंगे। थोड़ी इम्पोर्टेंट है ये, इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो आप इसे कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले नियम। अगला नियम क्या कहता है हमारा? हार्डी-सुलज़े का नियम। हार्डी-सुलज़े का नियम, ये नियम हर साल आने वाले हैं करीबन 5। अगर कोई नियम फंसता है तो ये सीधे 5 नंबर में आएगा या 4 नंबर में पक्का आएगा। हार्डी-सुलज़े का नियम, किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी अधिक होती है। मतलब किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन की क्षमता, स्कंदन यानी सुनने की क्षमता उतनी अधिक होती है। इस नियम को ही हार्डी-सुलज़े का नियम कहते हैं। धनात्मक आयन का घटता क्रम Al3 प्लस Ba2 प्लस और Na प्लस, ये इसके अधिक बढ़ते क्रम हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए। किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है और स्कंदन करने की क्षमता उतनी अधिक होती है। ठीक है, अब देखिए ऋणात्मक आयन की घटनाक्रम PO4 3-, SO4 2- और Cl-, ये ऋणात्मक आयन की घटनाक्रम है और वो धनात्मक आयन की घटता। आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि सभी नियम आपको अच्छे से आगे होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। अगर कोई टॉपिक आपका रह जाए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, हम आपकी सेवा में अवश्य मदद करेंगे। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नई वीडियो में।